विषय में कक्षा 11वीं का पहला अध्याय समुच्चय को लेकर के आए हैं। हम सब समुच्चय के बारे में पूरी तरह से सीखेंगे। समुच्चय, आइए देखते हैं समुच्चय की परिभाषा क्या है। परिभाषा, किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। यहां वस्तुओं कर लेते हैं। किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहां पर यह जो सुपरिभाषित जो शब्द है इसको समझना अनिवार्य है। सुपरिभाषित का अर्थ होता है कि समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव रहेंगे वो बिल्कुल निश्चित रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का संशय नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उदाहरण है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय को हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या के समुच्चय को n से दर्शाया जाता है, n। और समुच्चय के अंदर, समुच्चय को सर्पाकार कोष्ठक के अंदर में अवयवों को लिखा जाता है। इसके अंदर में अवयव को लिखेंगे। चूंकि यह प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो इसके अंदर में प्राकृत संख्याओं को लिखते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से आगे। यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब हम समुच्चय को लिखते हैं तो मंझला कोष्ठक के अंदर में उनके सदस्यों को लिखते हैं। जब सदस्यों को लिखते हैं तो सदस्यों के बीच में जो अंतर है उसको कॉमा के रूप में दर्शाया जाता है। इस तरह से हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं और उसको इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें। अंग्रेजी में स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी में स्वरों का समुच्चय, इसको यदि हम ए से अगर दर्शाएं तो ये हो जाएगा ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें जब हम कहते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो यह जो है सुपरिभाषित होना चाहिए। ये चूंकि इसके अंदर जो भी संख्याएं लिखी होंगी वो सब के सब प्राकृत संख्याएं होगी। इनमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। ये संख्याएं बिल्कुल निश्चित है। ये आएगा नहीं आएगा ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये एकदम फिक्स है। ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी में केवल इतने ही स्वर होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए इन अवयवों में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। एक उदाहरण देखते हैं, तीसरा। भारत में 5 क्रिकेट 5 लोकप्रिय, या हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ
क्रिकेटरों का समुच्चय। भारत में 5 लोकप्रिय क्रिकेटरों का समुच्चय। तो भारत में जो क्रिकेटर हैं बहुत सारे हैं। अब कौन कौन, ये देखिए, अगर लिखें अजहर, गांगुली, रैना, इस तरह से अगर लिखते जाएं तो बहुत सारे नाम हमको क्रिकेट के खिलाड़ियों के मिल जाएंगे। और कौन से 5 लोकप्रिय हैं इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, इसलिए यह जो है सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हम इसमें सदस्यों की जो नाम है उसको स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाते हैं, इसलिए यह अपरिभाषित है। इस तरह का समुच्चय नहीं होता है। तो समुच्चय को सुपरिभाषित होना चाहिए। इस चीज को आप बिल्कुल जान लें। अब जैसे इसको लिखना है, ये सदस्यों को दर्शाना है कि बताना है कि यह ए जो है ए समुच्चय का अवयव है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। यह इप्सिलॉन का जो प्रतीक है इसका अर्थ होता है अवयव है। हम पढ़ते कैसे इसको? ए अवयव है, अवयव है ए का, समुच्चय ए का या ए समुच्चय का। इस तरह से इसको पढ़ते हैं, ए अवयव है समुच्चय ए का। तो इस तरह से हमको इसको पढ़ना रहता है। इसी तरह से हम किसी को भी लिख सकते हैं। अब है अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयवों की संख्या। समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, n, और समुच्चय, जिस समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने होंगे उस समुच्चय को कोष्टक के अंदर में लिख देते हैं। समुच्चय में अवयवों की संख्या को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं na से। जैसे n समुच्चय है, n समुच्चय में अवयवों की संख्या, n में अवयवों की संख्या यदि हमको बतानी है तो ये हो जाएगा n। तो ये समुच्चयों की संख्या। तो समुच्चय की संख्या कितने होंगे तो उसको हम गिन के बता सकते हैं। यहां अगर गिनती लगाएं तो यहां आगे बहुत सारे सदस्य हैं जिसकी गिनती हम नहीं लगा सकते हैं, इसलिए अगणितीय है। यहां अनगिनत सदस्यों की संख्या अपरिभाषित है, अनंत है या अपरिभाषित है। एन में नहीं, गलत लिखा गया है, ऊपर नीचे हो गया। एन में मैं बता रहा था एन का, एन में सदस्यों की संख्या, यहां एन में हम सदस्यों की संख्या देखें तो यह अनगिनत है, अनगिनत या अनंत या अपरिभाषित, अपरिभाषित है, ऐसा हम कहते हैं। जबकि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 है, अवयवों की संख्या 5 है। इस तरह से हम किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या को इस तरह से लिख करके हम बता सकते हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं
समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, समुच्चय को कैसे लिखते हैं वो तो मैंने बता दिया है। इसका दो रूप होता है। पहला होता है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर विधि। सारणीबद्ध रूप या रोस्टर विधि, इसमें हम जो समुच्चय है उसको संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे इससे पहले जो परिभाषा दिया था, मैं उदाहरण दिया था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। जब हम इसको सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे तो इस तरह से इसको प्रदर्शित करेंगे और मंझले कोष्ठक के अंदर में इन स्वरों को लिख देंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये कहलाता है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर विधि। समुच्चय को निरूपित करने का ये एक तरीका है जिसको सारणीबद्ध रूप या रोस्टर विधि कहते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण यदि देखें, क्या 6 से छोटा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यदि इसको हम ओ से यदि प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 6 5, 6 से छोटा है तो 6 के बराबर नहीं है, इसलिए 6 को हम छोड़ देंगे। 5 4 3 2 1। तो इस तरह से जो लिखते हैं वो कहलाता है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर विधि। दूसरा विधि है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते हैं कि इसके अंदर जो सदस्य हैं उनमें एक सर्वनिष्ठ गुण होता है। उस गुण के आधार पर इस मंझले कोष्ठक के अंदर जब लिखते हैं तो वो कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप। जैसे इसी को यदि हम लिखना चाहें, पहले उदाहरण जो दिए थे उसी को अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख देंगे, a इज इक्वल टू x, जहां x अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर हैं। इस तरह से तो ये जो सदस्य हैं इनका सर्वनिष्ठ गुण ये है कि प्रत्येक सदस्य जो है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये गुण है। उस गुण के आधार पे हमने इसको इस तरह से लिख दिया। यहां एक्स लिखा और बता दिया कि ये एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है। तो इस गुण के साथ में जब हम लिखते हैं तब हम उसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इसी तरह से अगर इसको लिखें तो O बराबर x, जहां x 6 से छोटा प्राकृत संख्या है। सर्वनिष्ठ गुण क्या है इन सभी सदस्यों के लिए कि ये सभी जो है प्राकृत संख्या है और कैसे हैं, 6 से छोटे हैं। तो उसी को हमको इस तरह से लिखना है। तो ये दो रूप होते हैं समुच्चय को निरूपित करने के। पहला सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप।
तो इन दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। परीक्षाओं में इसको लिखने के लिए आता है रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए, या समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिखने के लिए। तो ये हमको आसानी से लिखने आना चाहिए। इसके बाद देखते हैं समुच्चय के प्रकार। इसके बाद देखते हैं समुच्चय के प्रकार। पहला है शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय। शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय। शून्य समुच्चय किसको कहेंगे कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, सदस्यों की संख्या शून्य हो या एक भी सदस्य उस समुच्चय में ना हो, तब हम उनको शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के रूप में, उदाहरण देखें, 4 से बड़ा और 5 से छोटा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय। जब हम ऐसा कहते हैं तो यहां पर जो समुच्चय लिखेंगे, इस समुच्चय को यदि लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, इसके अंदर में कोई सदस्य नहीं आएंगे, तब हम ये कहते हैं कि यह जो समुच्चय है यह शून्य समुच्चय है। दूसरा है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो या निश्चित हो, तब हम उसको परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो यह है ऋण 5 से बड़ा और 6 से छोटा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। यदि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को W से अगर डिनोट करें तो ये क्या हो जाएंगे, ऋण 5 से बड़े मतलब ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये तो ये जो है परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की जो संख्या है परिमित है, निश्चित है। तो यहां अवयवों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अवयव हैं। NW = 10, जो कि परिमित है, निश्चित है, इसीलिए हम इसको परिमित समुच्चय कहते हैं। तीसरा नंबर आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित ना हो, मतलब उस समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित ना हो, इसका अर्थ है कि उसमें सदस्यों की संख्या अनंत हो, अपरिभाषित हो, तब हम उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि जब हम इसमें सदस्यों की संख्या बताते हैं तो यह निश्चित नहीं होता है बल्कि अनंत होता है। इसमें हम बता नहीं सकते, अपरिमित है, अपरिमित। तब हम इस तरह का जो समुच्चय होता है उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसके बाद है चौथा
समतुल्य समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, बराबर हो, अवयवों की संख्या बराबर हो, तब हम उसको समतुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं, एक समुच्चय है A जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5। एक दूसरा समुच्चय है B जिसके अवयव हैं A E I O U। यहां पर अवयवों की संख्या NA इज इक्वल टू है 5, यहां पर भी NB है 5। अवयवों की संख्या बराबर है, समान है, तब हम इसको बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि इनके जो अवयव हैं वो B के अवयव नहीं है। A जैसे A बिलोंग्स टू A, परंतु A इज नॉट बिलोंग्स टू A। मतलब A का अवयव B का अवयव होना अनिवार्य नहीं है, B का अवयव A का अवयव होगा ये अनिवार्य नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों में अवयवों की संख्या समान होगी, तब हम उसको समतुल्य समुच्चय कहते हैं। अब जैसे इसके बाद है पांचवा, समान समुच्चय। समान समुच्चय, अच्छा, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं ये भी जान ले। समतुल्य समुच्चय को, समतुल्य समुच्चय को A समतुल्य है B, इस तरह के अक्षरों से दर्शाया जाता है, ये कहलाता है समतुल्य है। A समतुल्य है समुच्चय B के, समुच्चय A समतुल्य है समुच्चय B के, ऐसा हम इसको दर्शाते हैं। अब है समान समुच्चय। तो समान समुच्चय कैसे, मान ले जाए P समुच्चय है, P समुच्चय के अवयव हैं A E I O U, ये P के हैं। Q समुच्चय है दूसरा, ये है I O E A U, ये समुच्चय है। तो इन दोनों समुच्चयों को देखें तो अवयवों की संख्या तो 5 है, एन पी इज इक्वल टू 5 और एन क्यू इज इक्वल टू 5। यहां दोनों में अवयवों की संख्या 5 है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ऐसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो अवयव हैं वो अवयव इसके भी अवयव हैं, इसलिए ये कहलाता है समान समुच्चय। और Q के अवयव भी P के अवयव हैं, मतलब ये कि अवयव भी दोनों में समान होंगे, सेम होंगे। एक का अवयव दूसरे का भी अवयव होगा और दूसरे का अवयव पहले का भी अवयव होगा, तब हम उसको समान समुच्चय कहते हैं। जैसे कोई अवयव है A बिलोंग्स टू P, A बिलोंग्स टू P, तो इसका अर्थ ये है कि A बिलोंग्स टू Q भी होगा, A बिलोंग्स टू Q भी होगा। और यदि A Q में है तो वो A P में भी होगा। ये दोनों तरीके से यदि हो तब हम उनको समान समुच्चय कहते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं A इज इक्वल टू B। समुच्चय A समुच्चय B के बराबर है, समुच्चय A समुच्चय B के समान है, ये समान समुच्चय कहलाता है। एक और है छठवां, एकल समुच्चय।
ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक हो हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे समुच्चय ए बराबर एक, समुच्चय बी बराबर एक्स, समुच्चय सी बराबर ओ, समुच्चय डी बराबर 144। ये इस तरह के जो समुच्चय होंगे जिसमें एक एक सदस्य होंगे उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। इस तरह से हमने आज समुच्चय के बारे में, समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, इसको जाना। अब इसके बाद का जो अध्याय है इसको हम अगले वीडियो में, अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि किसी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हम आप तक आपका जो समस्या है उसको समाधान पहुंचा सकें। अगला वीडियो पाने के लिए निश्चित से बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।